भारत। जब हम इस देश के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? इतिहास, संस्कृति, पर एक और खजाना है और वो है यहाँ की प्राकृतिक दुनिया। आज हम इसी की एक छोटी सी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो पेड़ पौधों और जानवरों से भरी पड़ी है। तो चलिए साथ मिलकर भारत के इस कमाल के खजाने को देखते हैं। ये नंबर देखिए, 12। आखिर ये क्या है? असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये दुनिया के उन 12 देशों में भारत की गिनती को दिखाता है जिन्हें मेगा बायोडाइवर्स कहा जाता है। मतलब हमारा देश उन गिने चुने देशों में से है जहां धरती के सबसे ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। कमाल है ना? अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये बस नंबर्स नहीं है। सोचिए, करीब 47,000 तरह के पेड़ पौधे और उनमें से भी 15,000 तो फूलों वाले पौधे हैं, जो दुनिया का 6% है। और जानवरों का क्या? लगभग 90,000 तरह के जानवर और 2,000 से भी ज्यादा किस्म के पक्षी। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत की प्राकृतिक दौलत कितनी विशाल है। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी शब्द सीख लेते हैं। समझिए कि ये प्रकृति की अपनी भाषा है। इन्हें जानने के बाद आगे की चीजें समझना और भी मजेदार हो जाएगा। सबसे पहला शब्द है प्राकृतिक वनस्पति। इसका सीधा सा मतलब है वो पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप सालों से उग रहे हैं। इन्हें अक्षत वनस्पति या वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। तो जैसे कोई फलों का बागीचा है, वो सुंदर तो बहुत है पर वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। हाँ, लेकिन अंडमान के घने जंगल वो बिल्कुल हैं। अच्छा, अब आते हैं दो बहुत ही कॉमन शब्दों पर, फ्लोरा और फौना। बहुत आसान है। फ्लोरा मतलब किसी भी जगह के सारे पेड़ पौधे और फौना मतलब उस जगह के सारे जानवर। बस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आखिर में समझते हैं एंडेमिक और एक्सोटिक प्रजातियों का फर्क। एंडेमिक यानी देशी प्रजातियां वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती हैं, दुनिया में और कहीं नहीं, जैसे कि गुजरात के शानदार एशियाई शेर। और एक्सोटिक यानी विदेशी प्रजातियां वो हैं जिन्हें दूसरे देशों से भारत लाया गया है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें जान गए हैं तो अब समय है असली यात्रा शुरू करने का। हम भारत के 5 सबसे खास तरह के जंगलों की सैर पर निकलेंगे। तो ये है हमारा रूट मैप। हम शुरू करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से, फिर देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट, फिर माउंटेन फॉरेस्ट और आखिर में मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो हमारा पहला पड़ाव है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सोचिए, ऐसे घने जंगल जहां साल भर हरियाली रहती है। ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में, जहां बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। यहां पेड़ों के पत्ते झड़ने का कोई एक मौसम नहीं होता, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। महोगनी और शीशम जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ यहीं मिलते हैं। अब चलते हैं दूसरी जगह, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरफ। ये वो जंगल हैं जो मौसम के साथ अपना रंग बदलते हैं। इन्हें मॉनसूनी जंगल भी कहते हैं और ये भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। गर्मी के मौसम में पानी बचाने के लिए यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन और साल के पेड़ इन जंगलों की पहचान है। हमारा अगला पड़ाव एक बिल्कुल अलग दुनिया है, कांटेदार जंगल और झाड़ियां। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम, जैसे कि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से। यहाँ के पौधों ने खुद को इस माहौल में ढाल लिया है। कैक्टस, बबूल, खजूर, इनकी जड़ें लंबी होती हैं और पत्तियां मोमी, ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। चलिए अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट्स में। यहां का नजारा बड़ा दिलचस्प है। जैसे जैसे हम हिमालय पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, तापमान गिरता है और पेड़ पौधे भी बदलने लगते हैं। नीचे की तरफ आपको ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे और जैसे जैसे आप और ऊपर जाएंगे तो चीड़ और देवदार जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ दिखने लगेंगे। और हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जंगल बहुत ही अनोखे हैं। ये आपको तटीय इलाकों में मिलेंगे जहां नदियां समंदर से मिलती हैं, जैसे गंगा और महानदी का डेल्टा। यहाँ के पेड़ों जैसे सुंदरी की जड़ें बड़ी मजेदार होती हैं, जो उन्हें खारे और मीठे पानी के इस मिक्सचर में जिंदा रहने में मदद करती हैं। और हाँ, ये जंगल मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी हैं। तो इस छोटी सी यात्रा के बाद एक बात तो साफ है कि भारत की कुदरती विरासत कितनी ज्यादा अनोखी और विविध है। ये सिर्फ अलग अलग तरह के जंगल नहीं है, बल्कि ये हमारा एक साझा खजाना है,
एक ऐसी जिंदा विरासत जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सबकी है। और यही बात इस पूरे सफर का सार है। इतने तरह के पेड़ पौधे, इतने तरह के जानवर और इतने अलग अलग तरह के जंगल, यही सब मिलकर भारत की प्राकृतिक विरासत को इतना अमीर और खास बनाते हैं। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि एक ही देश में कहीं तो इतनी घनी हरियाली है और कहीं सिर्फ कंटीली झाड़ियां। आखिर इस जबरदस्त विविधता का राज क्या है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। इस सवाल का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी जवाब है पानी। जी हाँ, सिर्फ पानी की मौजूदगी। हमारी ये पूरी यात्रा इसी पानी के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। हम देखेंगे कि जहां पानी बहुत ज्यादा है, वहां से लेकर जहां पानी की बहुत कमी है, वहां तक प्रकृति खुद को कैसे कैसे ढाल लेती है। तो अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं भारत के सबसे नम, सबसे गीले इलाकों से। ये वो जगह हैं जहां लगता है जैसे बारिश कभी रुकती ही नहीं। और यहीं हमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। जरा सोचिए, इन जगहों पर साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। इसी वजह से पश्चिमी घाट और अंडमान जैसी जगहों पर एबोनी, महोगनी और रोजवुड जैसे विशाल और कीमती पेड़ उगते हैं। और हाँ, ये जंगल हाथी और एक सींग वाले गैंडे जैसे शानदार जीवों का घर भी है। इन जंगलों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी बनावट है। यहाँ पेड़ 60 मीटर यानी कि कई मंजिला इमारतों जितने ऊंचे हो सकते हैं, जिससे एक मल्टी लेयर्ड जंगल बनता है। मतलब जमीन से लेकर ऊपर तक हर लेवल पर जिंदगी होती है। और सबसे जरूरी बात, ये पेड़ अपने सारे पत्ते एक साथ कभी नहीं गिराते, इसीलिए ये साल भर हरे भरे यानी एवरग्रीन दिखते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब बारिश साल भर ना होकर सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही होती है? यहीं से कहानी शुरू होती है पर्णपाती वनों की, जो अपने पत्ते गिराने यानी पतझड़ के लिए जाने जाते हैं। और आपको पता है, यही वो जंगल हैं जो भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। मतलब भारत में कहीं भी हो, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आसपास पर्णपाती वन ही हैं। ये वन उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहां एक लंबा सूखा गर्मी का मौसम होता है और इसी मौसम में पानी बचाने के लिए यहां के पेड़ लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये प्रकृति का पानी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इन जंगलों में शेर और बाघ जैसे बड़े शिकारी जानवर भी रहते हैं। लेकिन रुकिए, सारे पर्णपाती वन एक जैसे नहीं हैं। इनमें भी 2 तरह के जंगल होते हैं। जहां बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, वहां हमें सागौन यानी टीक और बांस वाले आर्द्र यानी नम जंगल मिलते हैं, जो लकड़ी के लिए बहुत कीमती हैं। और जहां बारिश और कम हो जाती है, वहां हमें नीम और पीपल वाले शुष्क जंगल देखने को मिलते हैं। देखा, सारा खेल बारिश की मात्रा का ही है। चलिए, अब हमारी पानी की यात्रा हमें और भी सूखे इलाकों में ले जा रही है। ये वो जगहें हैं जहां पानी बचाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। यहां हमें मिलते हैं कांटेदार वन और झाड़ियां। इन इलाकों में साल भर में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसीलिए राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसी जगहों पर हमें बबूल, कैक्टस और खजूर जैसे पौधे मिलते हैं। यहाँ के जानवर जैसे ऊंट और लोमड़ी भी इस मुश्किल माहौल में जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये पौधे पानी बचाने की कला में माहिर हो चुके हैं, मतलब एकदम एक्सपर्ट। इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इनकी पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं ताकि धूप में कम से कम पानी उड़े, और इनके तने गूदेदार या रसदार होते हैं ताकि वो पानी को स्टोर कर सकें। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। अच्छा, अब तक तो हमारी पूरी कहानी पानी के मात्रा के इर्द गिर्द घूम रही थी, मतलब कहीं ज्यादा पानी कहीं कम। पर अब हम कुछ स्पेशलिस्ट जंगलों को देखेंगे जो पानी की मात्रा के अलावा दूसरी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि जबरदस्त ऊंचाई और खारापन। पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। लगभग 1000 मीटर पर हमें ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर करीब 3000 मीटर तक देवदार और पाइन जैसे नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी पेड़ दिखने लगते हैं। और 3600 मीटर से भी ऊपर जाने पर तो पेड़ ही गायब हो जाते हैं। वहां सिर्फ काई और लाइकेन जैसी एल्पाइन वनस्पति ही बचती है। यही वो जगह है जो हिम तेंदुए और प्यारे से रेड पैंडा का घर है। और अब हमारे आखिरी स्पेशलिस्ट, जंगल, मैंग्रोव्स। ये वाकई में जादुई जंगल हैं।
ये उन अनोखी जगहों पर उगते हैं जहां मीठे पानी की नदियां समुद्र के खारे पानी से मिलती हैं। सोचिए, मीठे और खारे पानी का एक अनोखा संगम। मैंग्रोव्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी जड़ें हैं, जो खारे पानी में डूबी रहने के लिए ही बनी है। सुंदरबन का नाम तो सुना ही होगा। वो नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ की वजह से ही पड़ा है। ये जंगल समंदर के किनारे बसे इलाकों को तूफानों से बचाते हैं। और हाँ, ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह हैं जहां मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव के जंगलों में रहता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये पूरी कहानी असल में अनुकूलन यानी अडैप्टेशन की है। चाहे वो सदाबहार वनों के गगनचुंबी पेड़ हों, पर्णपाती वनों का पतझड़ हो, कांटेदार पौधों की पानी बचाने की कला हो, या फिर पहाड़ों और खारे पानी के ये स्पेशलिस्ट जंगल, भारत के हर जंगल ने अपने माहौल के हिसाब से जीना सीख लिया है। ये अनुकूलन की एक अद्भुत और प्रेरणा देने वाली कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल से। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश हो सकता है जहां जंगल के दो सबसे बड़े और ताकतवर शिकारी, शेर और बाघ, दोनों एक ही जगह रहते हों? ये अपने आप में एक अनोखी बात है जो हमें भारत की अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। जी हाँ, और वो देश कोई और नहीं बल्कि अपना भारत है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की जमीन कितनी विविध और खास है। सोचिए, कुदरत का कैसा करिश्मा है कि दो सबसे बड़े शिकारी एक ही देश को अपना घर कहते हैं। तो ये जो वन्य जीवों का खजाना है, आखिर ये कितना बड़ा है? चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की बायोडाइवर्सिटी असल में कितनी विशाल और हैरान कर देने वाली है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 90,000 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां और 2,500 से ज्यादा तरह की मछलियां। मतलब ये आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इसी वजह से भारत दुनिया के उन गिने चुने मेगा बायोडाइवर्सिटी देशों में शामिल है जहां धरती पर जीवन की सबसे अनोखी किस्में पाई जाती हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि भारत के कुछ सबसे जाने माने जानवर आखिर रहते कहाँ हैं। गुजरात का गिर जंगल, जो एशियाई शेरों का दुनिया में इकलौता घर है, या फिर असम के घने जंगल, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हर इलाका इन शानदार जीवों के लिए एक बिल्कुल अलग और जरूरी माहौल देता है। पता है, भारत सिर्फ यहीं के जानवरों का घर नहीं है, ये तो दुनिया भर के मुसाफिरों के लिए भी एक बहुत जरूरी ठिकाना है। जरा सोचिए, साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी जो हर साल हजारों किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करके बर्फीले तूफानों से लड़ते हुए यहाँ की झीलों में सर्दियां बिताने आते हैं। तो ये सारे वन्यजीव, ये इतनी सारी प्रजातियां आखिर हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं या इनका हमारी जिंदगी से कोई सीधा कनेक्शन है? चलिए समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, जो खाना हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो दवाइयां हमें ठीक करती हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये सब एक हेल्दी इकोसिस्टम पर ही तो टिका है। मधुमक्खियां हमारी फसलों के लिए जरूरी हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और जंगल हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। हर चीज एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो खूबसूरत तस्वीर है ना, ये जो इतना नाजुक सा बैलेंस बना हुआ है, ये अब खतरे में है। हमारी ये कुदरती विरासत आज कई बहुत बड़े खतरों का सामना कर रही है, जो इस पूरे सिस्टम को तहस नहस कर सकते हैं। शिकार, प्रदूषण और जिस तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं, ये सारे खतरे मिलकर कई प्रजातियों को खत्म होने के कगार पर ले आए हैं। जब हम जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे होते, बल्कि उन अनगिनत जानवरों का घर भी छीन लेते हैं, जो शिकारियों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। ये नंबर देखिए, 1300। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये भारत में उन पौधों की प्रजातियों की संख्या है जिन पर हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये भविष्य की दवाइयां, खाने के स्रोत और पूरे इकोसिस्टम का वो हिस्सा है जो शायद हम हमेशा के लिए खो दें। और ये नंबर 20, ये और भी ज्यादा दुखद है। ये उन प्रजातियों की संख्या है जिन्हें हम पहले ही हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो दांव पर क्या लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन खतरों को देखते हुए भारत ने अपनी इस कीमती विरासत को बचाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और असरदार कदम उठाए हैं। तो भारत ने एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई है।
एक तरफ 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे मजबूत कानून हैं, तो दूसरी तरफ प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बेहद कामयाब प्रोजेक्ट्स भी हैं। असल में प्रोजेक्ट टाइगर ने तो बाघों को विलुप्त होने की कगार से वापस लाने में मदद की है, जो दुनिया भर में संरक्षण की एक मिसाल मानी जाती है। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए उसके कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को जल्दी से देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। भारत के जंगल भी यहाँ के जानवरों की तरह ही बहुत अलग-अलग हैं। एक तरफ हैं सदाबहार वन, जो बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में मिलते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं पर्णपाती वन, जो देश के ज़्यादातर हिस्सों में फैले हैं और सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सुंदरबन, यहाँ के मैंग्रोव जंगल वाकई किसी जादुई दुनिया जैसे हैं। ये सिर्फ मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का घर ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह की कुदरती दीवार का भी काम करते हैं, जो समुद्री तूफानों से तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं। और आखिर में गिर का जंगल। ये जगह बहुत बहुत खास है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में वो अकेली जगह है जहां आज भी एशियाई शेर अपने कुदरती घर में आज़ादी से घूमते हैं। ये बात इसे बचाने के लिए और भी ज़रूरी बना देती है। तो सवाल यह उठता है कि भारत की इस शानदार बायोडाइवर्सिटी का भविष्य क्या है? देखिए, इसका जवाब किसी एक सरकार या संगठन के पास नहीं है। ये हम सब पर निर्भर करता है। ये हमारी एक साझी जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो सही और सरल नोट्स ढूंढ रहे हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है।